असम के चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस की तैयारी। जयपुर के होटल में शिफ्ट किए गए असम में कांग्रेस गठबंधन के 22 उम्मीदवार। छह अप्रैल को असम में मतदान खत्म हुआ था, 2 मई को आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने कहा, नतीजों के बाद बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को न तोड़ पाए, इसलिए किया शिफ्ट। राजस्थान में गुजरात और महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक भी ठहर चुके हैं। सीएम गहलोत की रणनीति का आला कमान भी है कायल। पूरब का दांव, पश्चिम में पड़ाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। समय मतदान हो चुका है और नतीजे 2 मई को आएंगे। और जैसा आपने अभी रिपोर्ट में देखा, कांग्रेस पार्टी के संभावित विधायक जयपुर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल असम में इस बार भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कयास लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन को भरोसा है कि वो सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। कांग्रेस का अनुभव कई राज्यों में अच्छा नहीं रहा है और चुनाव में बहुमत पाने से लेकर सरकार बनाने की और फिर सरकार को बनाए रखने की चुनौती में पार्टी ने मात खाई है। शायद इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं कि जीत के बाद भी कहीं जीत बेमतलब ना हो जाए। वैसे निकायों के छोटे चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर एक चलन बन चुका है। राजनीति की विश्वसनीयता और कम हो गई है और हुक एंड क्रुक का दायरा थोड़ा और बढ़ गया है। इसलिए आज हम इन सवालों पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे कि सरकारें बनाने के लिए क्या बाड़ेबंदी जरूरी हो गई है। पश्चिम में बाड़ेबंदी से क्या पूरब में जीत का सूरज निकलेगा। और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते बाड़ेबंदी करनी पड़ी है, करनी पड़ती है, ऐसे आरोपों की सच्चाई क्या है। अमित गोयल हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और राम सैनी साहब हैं, जनता के प्रवक्ता यानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। 9 अप्रैल को ही 2 मई को लेकर चिंता, क्या संभावनाएं देख रहे हैं और क्या डर देख रहे हैं? देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कई अनुभव रहे कई राज्यों के, जहां गुजरात हो, ये गुजरात में अभी चाहे राज्यसभा चुनाव हाल ही में जो संपन्न हुए, इसके अलावा इससे पहले विधानसभा चुनाव थे, गोवा के थे, कर्नाटक में जो हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया, मध्य प्रदेश में किया। तो इनका सीधा सीधा एक तरीका इन्होंने अपनाया है लोकतंत्र की हत्या का। वो ये रहा कि जहाँ पे चुनाव हार जाओ, वहाँ पे विपक्षी पार्टी या जो सत्ता में आई है पार्टी, उसके विधायकों को तोड़ लो, अपनी तरफ मिला लो। जहाँ पे इनके नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट थे जहाँ पे 2-2 विधायक जीते, लेकिन मेजोरिटी में कांग्रेस जीती, चाहे 18 सीट ला करके, चाहे 20 सीट ला करके, लेकिन आज वहाँ पे सरकारें इनकी हैं। तो इन्हीं सब आशंकाओं को देखते हुए हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहें, इन चीज़ों को लेकर के कुछ विधायक यहाँ पे राजस्थान शिफ्ट हुए हैं, जो आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक बात। अमित गोयल जी, आपको तो कुछ कहना ही नहीं होगा इसके ऊपर, तो ये तो या कहना है बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि लोकतंत्र की वो लोग बातें कर रहे हैं जिनकी पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है। जिसकी पार्टी के अंदर वंशागत आधार पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है और उसी के आधार पर भी पार्टी में प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 20-20 साल तक लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहते हैं, उनके बेटे बन जाते हैं, फिर बाद में इसलिए लोकतंत्र की बात करने का अधिकार नहीं है जेपी शर्मा जी। दूसरी बात, जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, बहुत हास्यास्पद स्थिति है। कि पहली बात तो यह है कि जिन विधायकों को लाया गया है, मैं समझता हूं कि जिस पार्टी के साथ इन्होंने वहां गठबंधन किया, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। उनके जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल, उनके बेटे ने इस बार चुनाव प्रचार में क्या नारा दिया,
उन्होंने नारा दिया कि इस बार जो सरकार असम में बनेगी वो दाढ़ी वालों की बनेगी, इस्लामिक टोपी वालों की बनेगी, लुंगी वालों की बनेगी और बुरके वालों की बनेगी। अच्छा। इस सिद्धांत पर काम करने वाले दल जिसके जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल, वो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष भी हैं, उस तरह के लोगों का ये सियासी क्वारंटीन यहाँ कर रहे हैं। राजस्थान को इन्होंने पर्यटन हब में तब्दील कर दिया है। आप उन विधायकों की सूची देखेंगे, मैं चाहता हूं कुछ नाम राजस्थानी जनता सुने कि किन विधायकों की के आवभगत में पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। जेपी जी मुझे इजाजत दीजिए आप। सुहाना रहमान, अस्मा खातून, हफीज बशीर अहमद, अब्दुल्ला अमीन, निजारुल रहमान, रजीब अहमद, अमीनुल इस्लाम, सुजामुद्दीन लश्कर, निजामुद्दीन चौधरी, नजरुल हक, अमीनुल इस्लाम। एक बात बताइए अमित, कमरुद्दीन, जाकिर हुसैन। अमित जी मान लिया ना, एक बात बताइए ना, आपकी सरकार थी 5 साल तो वहाँ, अभी भी निवर्तमान सरकार आप ही की है। अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो इनको चुनाव कैसे लड़ने दिया? मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। ये तो उनका नारा है वहाँ पे। इनकी ठीक से जांच नहीं हुई क्या? अगर इन्होंने तो नारा दिया है वहाँ पे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सीए को लागू नहीं होने देंगे। तो ये तो राजस्थान देश को पूरी तरह से घुसपैठियों से युक्त करना चाहते हैं। उनका वोट बैंक है आज की तारीख के अंदर। और ये बार बार बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं। आप मुझे बताइए, राजस्थान में आपके ये जो पिछले 2.5 साल की सरकार है, 5 बार आपने अलग अलग और बाड़ेबंदी करी। महाराष्ट्र के अंदर 100 करोड़ रुपए प्रति माह की उगाई वाली सरकार के विधायक भी यहाँ ठहरे इनके आवभगत के अंदर। मध्य प्रदेश के भी ठहरे, गुजरात के भी ठहरे। तो इनकी खुद की सरकार 34 दिन तक क्वारंटीन रही। और आप भी बताइए क्यों क्वारंटीन रही? हमारी समस्या नहीं थी, समस्या लेकिन एक बात मुझे बताइए, मुख्यमंत्री ने बोलते हैं कि ये स्वर्णिम चतुर्वेदी इसका जवाब देंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए अमित गोयल, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक मिनट अमित गोयल, सरकारें गिराते हो, चुनाव हार जाते हो, वहाँ पे आप कांग्रेस के विधायकों को सरकार गिराते हो, इसका जवाब दो ना। और आप सुनिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको इज्जत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप। हम कहते हैं कि हम खिलाफ रहेंगे क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपका मौका है जब बोलिए स्थापित करना चाहते हो, भैया बिल्कुल नहीं होना दिया जाएगा। कौन सी पार्टी के विधायक थे? उन्होंने कहा कि पीटीपी के विधायकों को 2 बार 5-5 करोड़ रुपए दिए। अरे आप छोड़िए, आप तो वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए आप लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अलायंस बिठाया आजादी से पहले, और उसके बाद आप पीटीपी के साथ बैठ करके और उस पार्टी के साथ जिसने कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को स्वर्णिम जी क्या बात करते हैं आप? स्वर्णिम जी रुक जाइए, अमित गोयल साहब मेरा सवाल है, अमित गोयल साहब जवाब दीजिए। अरे मैं एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे वो ठीक है, वो कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर भी आ जाता हूँ, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आपने गठबंधन पे सवाल उठाया कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया जिसमें ये नाम आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी आप कह रहे हैं जांच आपने की होती, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि अगर गठबंधन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी और भाजपा पर सवाल इसलिए उठने चाहिए कि महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर यहाँ हिंदुस्तान का झंडा फहराएगा तो मेरी लाश पर। सुनिए दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं, अनिल देशमुख की पार्टी से आपका कितना लंबा गठबंधन चला है, बरसों चला है, 100 करोड़ का आपने उदाहरण दिया, तो जरा उसके बारे में बताइए। देश में एक पहला दल हमें इन्होंने सरकार गवाई और अब पहली बार ये मेरे सवाल का जवाब, ये मेरे सवाल का जवाब। कितने साल सरकार में रहने के बाद राम मंदिर के लिए 3 साल तक सरकार में बैठे रहे, लेकिन एक मिनट अमित गोयल, स्वर्णिम चतुर्वेदी ये बताइए, अमित गोयल सुनिए, स्वर्णिम जी, अरे स्वर्णिम जी लीग के साथ आपने सरकार, स्वर्णिम जी, हाँ ठीक है, स्वर्णिम जी ये बताइए कि इस फेल्योर को स्वीकार नहीं करते क्या आप कि आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, राज सबसे ज्यादा आपने किया है, आजादी से पहले से आप जानते हैं कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, उसके बावजूद आपके हाथों से सरकार निकल जाती हैं और आप बाड़ेबंदी जैसे रास्ते ढूंढते हैं। देखिए जेपी जी, बाड़ेबंदी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारे साथी हैं वो आए हैं अभी इसके आगे की, ठीक है, आगे इनके प्रशिक्षण शिविर पे आप सवाल उठाते हैं कि साहब ये तो प्रशिक्षण शिविर नाम दे रहे हैं, बाड़ेबंदी। जब यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था तो गुजरात में इन्हीं के विधायक लेके गए, हम नहीं लेके गए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। वो अलग बात है कि इनके विधायक इन्हीं की बाड़ेबंदी तोड़ करके भाग गए। दूसरी बात आप हम नहीं लाए, हमारी पार्टी के 20 वो भी आपकी सरकार के 24 विधायक और आपने चलिए एक बार सुनिए, अब आप दोनों सुनिए, ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, सुनिए, ओम सैनी जी, एक मिनट, आता हूँ स्वर्णिम जी, आता हूँ, स्वर्णिम जी वापस आता हूँ, ओम सैनी साहब, क्या अब आगामी समय में जिस तरह का चलन सिलसिला चल रहा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि प्रत्येक पार्टी को एक रिसोर्ट बनाने के लिए भूमि आवंटित की जानी चाहिए जहां बाड़ेबंदी की जा सके?
और चुनाव आयोग को समय दे देना चाहिए कि इतने चरण में मतदान होगा, इतने तारीख तक मतदान निपट जाएगा, ये वोटों की गिनती होगी, इतना समय आपका आपसी अगर कोई सिस्टम बैठता है तो उसको बिठाने के लिए दिया जाता है। ओम सैनी साहब, व्यंग्य भले ही लगे लेकिन क्या बात कड़वी सच्चाई की तरफ नहीं जाती है? कितने समन्वय की बात कह दी, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल मॉरलिटी नाम की चीज समाप्त हो रही है। ये जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इनको इस पे सोचना चाहिए कि जनरेशन क्या सोचेगी इनके बारे में। वो सोचना तो खैर चल नहीं रहा, हो रहा कि प्रतिबद्धता है नहीं, अनुशासन है नहीं, कमिटमेंट है नहीं। लोग इस भाव में या उस भाव में दोनों ही आरोप लगाते हैं कि खरीदे जाते हैं और बदले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाड़ाबंदी वाला सिलसिला है, ये मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के और भारतीय आज़ादी के इतिहास में शायद इसकी कल्पना नहीं हुई थी। और लेकिन ये जो धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है और अब तो बिल्कुल उस पे पहुंच गया है, पीक पे पहुंच गया है। अभी दोनों लोग फरमा रहे थे कि विधायक, मैं कह रहा हूँ प्रत्याशी है, विधायक नहीं है, ये संभावित विधायक हैं। शायद जीत जाए तो 20, लेकिन ये 20 के बारे में इतने पक्के अपने आप अनुमान में मान रहे हैं कि वो तो निश्चित रूप से जीतेंगे और जीतने के बाद में उनको खरीदने के लिए खरीद फरोख्त का सिलसिला होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि स्वयं ही एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके जन्मदाता अटल बिहारी वाजपेयी रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके जन्मदाता ठीक है। कांग्रेस भी पूछ रही है, आप भी पूछ रहे हो। इतिहास के उस प्रश्न को तो भूल जाइए कि ह्यूम इसके वो जन्मदाता तो भूल गए। आज तो सिर्फ ये कहते हैं गांधी के अनुयायी हैं, चाहे आप कहते हैं चाहे आप कहते हैं, आपने अपना सारा सब कुछ तो भूल गए। मैं अटल जी को इसलिए याद कर रहा हूँ कि उन्होंने साफ सुथरी राजनीति के लिए एक विकल्प पैदा किया था। उस विकल्प का ये हर्ष होगा मुझे अंदाज नहीं था, उन्हें अंदाज नहीं था और उन्हीं को सरेंडर करना पड़ा। यही हालत कांग्रेस पार्टी के अंदर जब मोरारजी भाई का दबदबा और राइटिस्ट डोमिनेशन में थे तो मिसेस गांधी एक बदलाव के लिए सामने आ रही थी और उस पार्टी का फिर वो हासिल हुआ जिसकी वो भी पार्टिसिपेंट थी। तो ये बातें यूं समझने की हैं, यूं चीखने चिल्लाने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये जो अभी हो रहा है वो तो सीधा सीधा ये है कि 126 उम्मीदवारों में से जो पिछली बार जब चुनाव हुए थे 5 साल पहले तो 42% वोट आए थे और सीटें आई थी 86 बीजेपी के लीडरशिप के अंदर और 44% वोट आए थे कांग्रेस के और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के और इनके वोट थे 44%। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन का सारा सिलसिला बदला है। सीएए के मामले को लेकर के बोडोलैंड के जो एक फ्रंट है वो अलग हुआ है आपसे, जिसकी 12 सीटें इफेक्ट होती हैं। उसी तरीके से 39 सीटों पे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का प्रभाव है और बाकी कांग्रेस का अपना सिलसिला है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, आप भी अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। आप कहें घुसपैठी आ गए तो सीएए लागू करो ना, आपने नहीं किया ना, तो ये भी एक अपॉर्चुनिज्म है और इस अपॉर्चुनिज्म को जनता हम अपॉर्चुनिज्म पे बात नहीं करें। 370 हमने हटाई है। अब जिसको उसके लिए 70 साल से लोग देश चला रहे थे, ओम सैनी साहब आपके पास वापस आऊंगा। हमने की है। ओम सैनी साहब आपके पास हमने जो वापस कहा है आऊंगा। वो गोयल साहब सुनिए, करेंगे। गोयल साहब सुनिए प्लीज। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके राजनीतिक आरोप आपके अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि तरुण गोगोई ने बदरुद्दीन अजमल के लिए ये कहा कि वो है कौन बदरुद्दीन अजमल? हम जानते ही नहीं है किसी बदरुद्दीन अजमल को। आज उनके साथ आप इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि पिछली बार जैसा ओम सैनी साहब ने बताया, आप सिर्फ 26 सीटों पर इसलिए सिमट गए 30% वोट होने के बावजूद, भाजपा से 1-8% वोट ज़्यादा ही होने के, वोट शेयर ज़्यादा होने के बावजूद, क्योंकि आपके वोट और अल्पसंख्यक वोट वहाँ पर बट गए थे। उनको साथ लाने के लिए तमाम तरह का जहर आपने पिया, तमाम तरह का जहर उन्होंने पिया होगा और उन्होंने ये वादा बार बार किया है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही होगा, भले ही सीटें हमारी ज़्यादा आ जाएं, भले ही हमारी वजह से वो जीतें। तो ये अवसरवाद नहीं है क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी? देखिए जेपी जी, अवसरवाद वो होता है जब चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद, हारने के बावजूद
अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी हद को पार किया जाए, ये होता है अवसरवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित जी आप अपना नंबर है, आपकी बारी है तो बोलिए। होता है जो सत्ता में आने के लिए यदि कोई दल जो इनका पैतृक दल है, जब भारत के विभाजन के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उससे हाथ मिलाकर इन्होंने सरकार बनाया, अवसरवाद वो होता है। हमारा जो भी अलायंस था वो चुनाव पूर्व का था। जो हमारा अलायंस था वो चुनाव पूर्व का था, चुनाव बाद का नहीं है। पहली चीज, हमने चुनाव से पूर्व अलायंस किया और बिल्कुल किया और सामने खुल करके चुनाव लड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने आपका चुनाव पूर्व इसका मतलब पीपी से आपका महबूबा मुफ्ती साहब का अलायंस था, बिल्कुल हमने अलायंस के साथ लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जब हमने और जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारते हैं, हारने का अनुमान लगता है, तो ऐसे ही बौखला करके बयानबाजी करते हैं। इनके सारे के सारे इलेक्शन मैनेजर चौथे नंबर अटैचियां लेकर के बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पोचिंग में लग जाते हैं, एमएलए को खरीदने में, एमएलए के ग्रुप्स को खरीदने में, गिरवाने में, सरकारें गिरवाने में। ये इन्होंने देखा और इसको हम यहाँ पे कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये होता हुआ हिंदुस्तान ने अनेक स्टेट्स में देखा है। अपने विधायकों हमारे अगर कांग्रेस के 20 विधायक अगर आज जयपुर आए तो इनको क्या तकलीफ है? नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे हमारे पार्टी के अगर 20 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? अमित गोयल मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता जो ही पार्टी बात छिड़ी असम की और आपको बताने के लिए पहली दलील वहां पर हुआ कोई बड़ा विकास का कार्य क्यों नहीं याद आया? आपको पहली दलील ये क्यों याद आई कि इतने सारे देखिए जो आए हैं ये एक समुदाय विशेष के मुस्लिम सारे लोग हैं और ये इनके दम पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि तो मैं जेपी शर्मा जी मेरी बात सुनिए, आसाम की जनता विकास पर वोट करेगी। नॉर्थ ईस्ट में जो विकास मोदी जी सरकार आने के बाद में हुआ है ना, वो तो कभी हुआ ही नहीं है। आज चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों हुआ कि बिल्कुल सीमा तक सड़कें पहुंच गई हैं, पुल बन गए। आपको जनता जो है जवाब देने वाली है कि कॉन्फ्लिक्ट में हमारे देश के उसी विकास के नाम के ऊपर क्यों आई और आपने क्यों छुड़ाया लोग और क्यों आज तक लाल और सिखाने में आपको नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन देश में अवैध इस्लामिक वालों की सरकार बने, नहीं बनेगी। आपकी क्या व्यवस्था थी अमित गोयल की आपने सीएए वहां लागू करने के लिए 21 जुलाई 21 की आपने डेट दी है वहां अमित गोयल? या क्या इसका एक कारण नहीं था कि बंगाल में 12 लाख हिंदू वोटर्स इस दायरे से एनआरसी की वजह से आपके हाथ से जा रहे थे? देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। एक भी हिंदू जो प्रताड़ित होकर बाहर से देश में आया वो बाहर नहीं जाएगा। जब वहां पोलिंग हो रही है तब राजस्थान में बैठकर क्या धर्म आप बोलिए क्या धर्मों में राजनीति नहीं हिंदुस्तानी हिंदुस्तान या धर्म के आपके बातों से स्पष्ट है कि आप विभाजन करने के लिए आप कार्य। देखिए एक बात सुनिए, एक मिनट स्वर्णिम चतुर्वेदी और ये सबसे बड़ी बात वो है आप लीग के साथ चिंता करो, जो पाकिस्तान में जाकर के। अब गोयल साहब आप पानी पी लीजिए आप और मेरी बात सुन लीजिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी एक बात बताइए, राजनीतिक आरोप और शब्दों का चयन तो अमित गोयल के हवाले है, ये अपने हिसाब से जो बोलना चाहें, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्टिव बात आपसे करता हूं जो कई बार कई मंचों पर आपकी पार्टी के अंदर भी उठी है और 2014 के चुनाव के बाद में तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में ही आई थी। अगर बदरुद्दीन अजमल के बेटे ये कहते हैं कि वहां इस परिवेश के लोगों की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी की बात करते हैं, लुंगी की बात करते हैं, ठीक है ना, और सरकार आपकी वहाँ बनती है, आप बेहतर स्थिति में पहुँचते भी हैं, तो क्या ये राजनीतिक जोखिम आप नहीं ले रहे हैं कि आपका जो बीच में आपने एक निष्पक्ष और जिसका किसी तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है सेक्युलर पार्टी की इमेज बनाने की, वो कोई खतरा नहीं है आपको मेजोरिटी वोट बैंक का? देखिए जेपी जी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, हमने 5 वादे जो असम में किए उन बातों को लेकर 5 गारंटी हमने जनता को दी है, जो हमने वादे किए विकास को लेकर के और समाज की बात को लेकर के। सबसे बड़ी बात, हमने केवल इस बात पे चुनाव लड़ा है, सरकार बनेगी निश्चित रूप से कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है, यह शब्द ही हमने जोड़ा है संविधान में। सबसे बड़ी बात, और जो बार बार आप ये दाढ़ी टोपी की जो बात करते हैं, इतना सा जवाब दे दें
कि अगर आपने संविधान के साथ क्यों आपने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया के साथ दुर्भाग्य है आप लोगों का के लिए देश का दुर्भाग्य है कि संसद को विश्वास में लिए है आपने संविधान में करके और अन्ना की मजाक आपने ओम सैनी साहब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए। ओम सैनी साहब सुनिए 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 ओम सैनी साहब, अरे रुकिए तो आप और इसमें हिंदुस्तानियों के लिए चलेगा, हिंदुस्तानों के नागरिक के लिए चलेगा। ठीक है, अब आप चुप रहिएगा, फिर से बोलना शुरू मत करिएगा। ओम सैनी साहब, 5 राज्यों के हैं चुनाव और संयोग से ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है वहाँ, ऐसा कहा जा रहा है। असम को लेकर के तो ये बात चली रही है यहाँ। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा दांव है, बहुत बड़ा जोखिम है और दक्षिण से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पार्टी को है नहीं, वहाँ खोने को कुछ नहीं। अगर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी पाएगी ही। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से बात हुई। कांग्रेस के लिए क्या वापसी, जिसके लिए कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से तरस ही रही है, उसका एक बहुत बड़ा मौका कम से कम मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर है क्या ओम सैनी साहब? ये देखिए, साउथ की बात तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि साउथ के दृश्य बड़े साफ साफ से हैं कि कैसा होने जा रहा है। लेकिन ये जो 5 राज्य हैं जिसमें ये बंगाल, आसाम और ये बाकी जो नाम मैं भूल रहा हूँ, ये 5 राज्यों के अंदर जो कुछ नतीजे निकलेंगे वो निश्चित रूप से कि क्या ये राज्य अपनी चारित्रिक विशेषता जो इनकी वहाँ की मिट्टी से लगाव, वहाँ के आदमी से लगाव, वहाँ की जरूरतों से लगाव रहा वैसा रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी की अति राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में चलेगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एक स्वरूप लेकर के और कांग्रेस ने अपने जो गठबंधन बनाया है, चाहे बंगाल में बनाया हो चाहे आसाम में बनाया हो, ये वो प्रभावी होगा या नहीं होगा, ये देखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की आजमाइश हो जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा कि किसको कितना वोट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो ये एक रास्ता है और हमें इंतजार करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि अच्छे खासे शब्दों के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। मुझे लगता ये है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की गारंटी देता है उसको अबोलिश करने का जो सिलसिला मुझे नजर आता है वो संभव नहीं है और मेरा ख्याल है कि मतदाता उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे जिससे कि हिंदुस्तान के संविधान का प्रियम्बल आहत हो। जो लोग उस प्रियम्बल का सम्मान करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ हम हिंदू तो मैं भी हूँ। उठाइए, बहुत समझदार होता है मतदाता सैनी साहब, अपने हिसाब से शब्दों का चयन आप पे भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, जनता के पत्रकार रूप में बोले गए जेपी शर्मा जी के द्वारा, आप एक विचारधारा सोचने का प्रयास मत कीजिए। जनता बहुत समझदार है, तो सैनी साहब मेरी बात सुनिए, जनता बहुत समझदार है, वो जो वोट करेगी वो देश हित में करेगी। आप उसको अलग अलग शब्दों के जाल में तुल जाइए। आप समर्थन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप संघ में रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? संघ में रह करके आप ठीक है। आपको क्या समस्या है? देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, अंत्योदय के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम किस में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, ये आप तय करेंगे क्या? आपको पता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जानते अपनी पार्टी की इस बुनियाद के बारे में। आप तो कांग्रेस के बारे में आप कहते हैं गांधी जी ने स्थापना करी, जिस पार्टी की आप रोज पसीने काटते हैं, मैं बता रहा हूँ उसके लिए आप कह रहे हो गांधी जी ने स्थापना करी। चलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी, एक मिनट सैनी साहब बोलिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी क्या कहना चाहते हैं? मैं तो 2 ही बातें यहाँ कहना चाहता हूँ संक्षेप में बोलिए। आज हार को देख करके आप ये इनकी बातों से स्पष्ट है कि पार्टी जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाती है, कभी सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती ये तो 2 महीने में पता चलेगा। आज वो आधार पर सरकार में गई भी कश्मीर को आपने कश्मीरी पंडितों से सारे हम बताएंगे मंत्री पर उनकी उंगलियों पे नाचते रहे तब तक जब तक चुनाव ना आए। और सबसे बड़ी बात है, आसाम की जनता कहती है कि आसाम आसामियों के लिए है, आंदोलन हुआ था और आज वहाँ पे ये स्थापित होकर के जो और इनकी बहुत बढ़िया, ये वो लोग हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पाकिस्तान जाकर जनता की मजाक पर जाकर मत देना चाहिए। क्यों महबूबा के साथ ये सरकार जवाब देना चाहिए? गोयल साहब सुनिए, जो भी होगी बात 2 मई को सामने आ जाएंगे। अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या उनकी अभी सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठ वाली स्थिति है। लेकिन एक बात तय है, जो ओम सैनी साहब से मैं अभी बात कर रहा था कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, चिंता आपको इस बात की करनी चाहिए दोनों ही पार्टियों को
कि अगले साल और आने वाले कुछ अरसे में महत्वपूर्ण राज्यों के, बड़े राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। क्या इन चुनावों के जो नतीजे हैं वो जो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे वो आपके हक में जाएगी या आपके खिलाफ जाएगी, तो आप समय रहते उसको रिपेयर करने की कोशिश करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आज आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।